तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल पढ़ाई वाले सर। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि पिछली वीडियो में मेरी आप लोग को यहाँ तक का पढ़ा दिया गया था, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग को पूरा रिवीजन करा दिया गया था। तो इसको एक बार ऊपर से देख लेते हैं हम लोग रिकैप कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। अन्योन्य प्रेरण पढ़ा था पिछली बार, स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा, ठीक, और वैद्युत चुंबकीय तरंगें पूरा और सब पढ़ रखा था, ठीक है हम लोगों ने। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, आज सीधे क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है पहला। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है आपको, किसमें, जिसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी लिखना है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ निकालिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप लोग को एक फॉर्मूला लिखना है, उस फॉर्मूले में आप लोग को जो अर्थ है उसका, जो उनका अर्थ निकल रहा है, ठीक है, तो वो भी आप लोग को बताना है। कैसे, देखिए पहला फॉर्मूला मेरा क्या बनना है यहाँ पर, आई प्लस डेल्टा एम, ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, आई प्लस डेल्टा एम वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा ये एन इक्वल टू ये साइन ए प्लस डेल्टा एम, ठीक है, अपॉन में 2 अपॉन फिर साइन ए अपॉन 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ये फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोग को जो इसमें जो शब्द यूज़ हो रहे हैं उन सबको आपको हिंदी में लिखना है। जैसे ये एन यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो एन का क्या होता है, अपवर्तनांक। और ये यूज़ हो रहा है आपको क्या कहते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम। तो इसमें क्या होगा, साइन तो आप लोग को पता है एंगल होता है, ठीक है। ए क्या होगा मेरा, ये ए हो जाएगा मेरा प्रिज्म कोण, ठीक है। डेल्टा एम क्या होता है, ये डेल्टा एम ये होता है मेरा अल्पतम विचलन कोण, ठीक। तो आप लोग को ये पूरा कर देना है। देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। मतलब दूरदर्शी की विभेदन क्षमता आप लोग को इसमें बतानी है, इसका सूत्र लिखना है। क्या, देखिए, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को हम लोग दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसका ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो प्रयुक्त हो रहा है हमारा, क्या यूज़ हो रहा है, एक शब्द यूज़ हो रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये डी। तो इस डी को हम लोग बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, ठीक है, ये अभिदर्शक द्वारक, ठीक है, अभिदर्शक लेंस का द्वारक। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं आप लोग को लिखनी है, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं। तो इसमें से पहली विशेषता जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी हमारी परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ये तो पता होगा आप लोग को, अवतार में भी दे रखा है, अच्छे से और रिवीजन हो जाएगा आप लोग उसमें पढ़ लोगे तो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है परावर्ती दूरदर्शी के से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नोट्स आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पर, ये नोट्स आप लोग के लिए शॉर्टकट में तैयार कराए गए हैं, ठीक है, जिससे आप लोग का एग्जाम में फास्ट ट्रैक रिवीजन हो सके। मतलब आपको किताबों में भटकना ना पड़े कि अभी किताब पढ़ना है, फिर आपको विद्या पढ़नी है, फिर अवतार पढ़ना है। तो उन सब से मुफ्ती मिलने वाली है आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, लास्ट तक आप लोग को 25 ऐसे क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। 10 आप लोग को बता दिए गए हैं मेरी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सेकंड पार्ट बनना है, ठीक है। अभी और भी सब्जेक्ट के पार्ट बनेंगे, तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले 14वें क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मेरा कि लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा हमको लिखनी है। तो इसका द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा हम लोग। कहने का इनका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो आप लोग को ये रेड लाइट दिख रही है, ठीक है, ये लेंस पे पड़ने के बाद कहाँ मुड़ रही है, ये। तो मतलब देखिए, ये लाइन ऐसे आई, पढ़ने के बाद कहाँ बेंट हो गई, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर काट रही है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, ये काट रही है, तो मेरा यहाँ पर ये काट रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। पहला फोकस ये, ठीक है। आप लोगों ने अगर दर्पण पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोग को दिखाई दिया होगा कि द्वितीय पहला फोकस क्या होता है, F1 और F2 क्या होता है, यहाँ पर दिखा होगा आप लोग को। जैसे ये दर्पण पढ़ते थे हम लोग, याद है, इस तरह से होता था, ये बना होता था पीछे, इसमें कोई किरण ऐसे आती थी और ये ऐसे मुड़ जाती थी, ठीक है। और इसको विस्तार से देख लेते हैं हम लोग, क्या है, देखिए पहले इस तरह से बना होता था बेस, एक क्या बना होता था, बेस, ठीक है। ये बेस मेरा होता था, यहाँ पर ऐसे कोई मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है ऐसे, इसको क्या बोलते थे हम लोग, अवतल दर्पण। तो ये अंदर आके ऐसे ऐसे वेंट होती थी, तो ये मेरा क्या पॉइंट होता था, ये वाला पॉइंट,
ठीक है। ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये मेरा क्या होता था, F1 होता था ये। और बाकी अब लेंस में क्या देखिए, अब लेंस में जो ऐसे रखे तो ऐसे तो कटना नहीं है, तो लेंस में हमारा सिंपल सा इसमें सीधे दिख रहा है हमारा कि ये लाइन ऐसे आ रही है, वेंट हो जा रही है, तो F1 इधर, F2 ये पॉइंट हो रहेगा। ठीक है, समझ के लिखेंगे तो और आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। देखते हैं आगे। ये देखिए इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है साइड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको आप लोग को जरूर से जरूर पढ़ लेना है। क्या पूछ रहा है इसमें कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, तो मतलब जब व्यतिकरण को हम लोग इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि ये कोई एक तरंग है। ठीक है, ये जो चल रही है मेरी, ये कोई एक तरंग है। ठीक है, ये एक तरंग है कोई, जिसकी क्या समान है, हमारा आवृत्ति इक्वल है और आयाम इक्वल है। लेकिन इन्होंने क्या कही है कि एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे, ये दो जो कहा है ना, तो एक और तरंग ऐसे चलेगी। ठीक है, ये देखिए आयाम दोनों का सेम है, मतलब आयाम और आवृत्ति, ये ऊपर जाके ऐसे नीचे हो रही है तो ये भी नीचे जाके ऊपर हो रही है, तो दोनों के क्या सेम है, मेरे आवृत्ति और आयाम दोनों के सेम है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसी प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो आवश्यक शर्त क्या होती है, ये जो दोस्तों ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें भी देखिए जो जो पूछे जाएंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। क्या पूछ रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो देखिए लिखना भी इसी तरह से, आपको पहली शर्त आप लिखेंगे कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। ठीक है, दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए। फिर दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण मतलब एक पतला, नैरो जिसको बोलते हैं हम लोग, हल्का सा पतला साइड से। ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फिर है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, वो आप लोग को हम बता चुके हैं अभी, इस तरह से समझाया था हमने, रेखा जो चलती है। ठीक है, फिर दोनों स्रोतों की आवृत्तियाँ अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ये दो पॉइंट जो आपको ये इसी डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि हमारी क्या थी, देखो आवृत्ति ऐसे से चल रही थी, ये सेम थी और आयाम भी सेम था। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आप लोग का खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने इसका नाम सुन रखा हो, देहली आवृत्ति एवं कार्य फलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिफिनेशन देखने वाले हैं। पहले देख लेंगे हम लोग देहली आवृत्ति की। तो दोस्तों देहली आवृत्ति की डिफिनेशन यहाँ पर क्या है कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की किरण, मतलब किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कार्यफलन। जब किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है, देखिए जब किसी धातु की सतह से, मतलब ये मान लीजिए कोई हमारी धातु है। ठीक है, अब इसकी सतह क्या हुई, ये बाहर वाली इसकी सतह हुई, ये चीज़ बाहर वाली सतह हुई इसकी। ठीक है, बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो हमारे क्या होंगे, प्रकाश के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, उनको बाहर निकलने के लिए जिस ऊर्जा, मतलब जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्यफलन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका, हाँ एक सेकंड, इसका ये फॉर्मूला जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये देखिए आप लोग को दिया हुआ है, ये एच, हम लोग एच क्या है मेरा, और ये ठीक है, और ये म्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। अब देखिए क्या है हमारा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थीं। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थीं। अब जो लोग बच्चे हाई स्कूल आप लोग पढ़ के आए होंगे तो आपने हाई स्कूल में भी ये देखा होगा। ठीक है, रदरफोर्ड और टॉमसन का एक त्रिभुज मॉडल था। ठीक है, त्रिभुज का मॉडल तो आपने बीजे जो धसे होते हैं पढ़ा होगा, उसी तरह ये रदरफोर्ड मॉडल है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट जो हमारा कह रहा है, पहला पॉइंट मेरा क्या कह रहा है
कि रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मतलब रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये नाभिक होगा मेरा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ घूमेंगे, चारों ओर घूमेंगे इसके, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से इसके चारों ओर गति करते हैं, इस तरह से, ठीक है, चारों ओर। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है, अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यह एक कमी थी, ठीक है, जो इन्होंने रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वो चारों ओर घूमता रहता है। तो भाई कोई भी चीज़ होगी, देखिए कब तक घूमेगी, वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो वहीं पर गिर पड़ेगा। तो ये कहाँ पर गिर पड़ेगा, ये हमारा गिर पड़ेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐसे, से बेहोश होके गिर गया इसमें। तो ये पहली कमी इन्होंने बताई थी, ठीक है। देखते हैं और क्या है, देखिए दूसरी कमी क्या है। दूसरी कमी इनकी है कि रदरफोर्ड के अनुसार यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। इन्होंने क्या बताया कि जो एक ये नाभिक होगा, इसके चारों ओर मेरा इलेक्ट्रॉन किसमें घूम रहा होगा, वृत्ताकार कक्ष में, जो कि इन्होंने थोड़ा गलत बताया। ये लीनियर भी होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी दो कमियां थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि नाभिकीय बल, ठीक है, मतलब नाभिकीय बल किसे कहते हैं और इसके गुण लिखिए। तो पहले आप लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग को बल डिफाइन कर देना है कि बल होता क्या है, और फिर उसके बाद में ये गुण लिख देने हैं आप लोग को। तो नाभिकीय बल क्या होता है कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियन P+ को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। मतलब क्या था, अभी देखिए हमारा ये नाभिक था, इसके बाहर जो घूम रहे थे इनको बांधे रखता है ऊर्जा से कुछ, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियन इसके अंदर क्या होते हैं भाई, देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सब होते हैं इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। तो उनको कोई तो एनर्जी होगी ना जो इनको बांधे रखी होगी, ऐसा थोड़ी ना ये बिखर जाते हैं बाहर की तरफ, बिखरते थोड़ी ना ये। तो उसी एनर्जी को यहाँ पर हम लोग, उसी बल को हम लोग यहाँ पर नाभिकीय बल कह रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके बाद हम लोग गुण क्या है इसके। तो पहला गुण क्या है हमारा, ये बल आकर्षण बल होते हैं, ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं और ये बल लघु परिसर के होते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर, नाभिकीय संलयन क्या है उदाहरण से ही समझाइए। तो अब नाभिकीय संलयन क्या है, देखिए जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिक संलयन कहते हैं। अब क्या होगा देखिए इसमें, ये मान लीजिए छोटे छोटे नाभिक हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे नाभिक हैं। ये ऐसे करते करते एक दिन इन्होंने क्या करा, एक बड़े नाभिक का ऐसे विस्तार कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, सब एक ही के अंदर ऐसे करके भर गए, तो इससे एक ठोस नाभिक का निर्माण हुआ। तो छोटे छोटे नाभिक जो इसे, ये छोटे छोटे नाभिक, ये जो आप लोग को इधर दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर छोटे छोटे नाभिक ये जो हैं हमारे, इन्हीं ने मिलकर क्या बना दिया हमारा, ये बना दिया, ठीक है, बड़ा नाभिक इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल दिया नाभिकीय संलयन। अब देखते हैं हमारा नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन क्या है हमारा, देखिए जब किसी भी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये हमारा नाभिक है, ठीक है, इस पर बमबारी करी गई न्यूट्रॉन की बमबारी, तो ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब दो भागों में ये टूट जाएगा। कैसे दो भागों में टूट जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो आधा अलग, ये वाला जो पार्ट होगा वो इधर, और ये वाला पार्ट जो होगा वो इधर, इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। इसका ये नीचे ये फॉर्मूला जो दिख रहा है आप लोग को, इसको देख लीजिएगा, ये पेपर में लिख दीजिएगा पूरा, तो नंबर आप लोग को कटने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, ठीक है। इस अंतर को ही हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन और ये फॉर्मूला आप लोग को पूरा पेपर में छाप आना है, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, डेल्टा एम क्या होता है वो लिखा हुआ है, जेड क्या है इसमें वो लिखा हुआ है, MP/Mn, ठीक है। ये सब इसमें नीचे हमने लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को कहीं भी इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को और ऐसे पार्ट बहुत ही जल्दी मिलते रहें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
ठीक है। तो आज ये पूरा पार्ट आप लोग ख़त्म कर देंगे 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपको 5 नंबर वाले नंबरों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो चैनल को से जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाइएगा, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन मिस कर दोगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, कि जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले एल्युमिनियम एवं बोरॉन को मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनता है। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, आप लोग केवल ये डिफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। क्योंकि 4 नंबर में यार कितना लिख दोगे 2 नंबर में, ठीक है। आप लोग देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद है एन प्रकार का अर्धचालक, सॉरी एक बचा हुआ है अभी, एन प्रकार के। तो इसमें भी आपको सिंपल डिफिनेशन लिख देनी, कुछ अपनी तरफ से इसमें नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है अब हमसे, कि फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा कि ये होता है नीचे हमारा, ठीक है, पीएन संधि डायोड कैसे बनता है, इस तरह से होता है यहाँ पर, है ना, या फिर इस तरह से आप यहाँ पर एक और ऐड कर दो, इस तरह से होता है पीएन संधि डायोड। यहाँ पे कहीं प्लस माइनस का साइन लगा होता है ना, बीच में ऐसे लाइन होती है, इधर पी होता है और इधर एन होता है। तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा यही डायग्राम इसमें लिख के आप लोग को पूरा ये लगा देना है, ठीक है, जो लिखी हुई डिफिनेशन, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। लेकिन आप लोग को जुड़े रहना है चैनल से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले पार्ट आप मिस ना करो, ठीक है। क्या है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिन्नता का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए पहले कि हमारी जो ये इन्होंने पूछा है यहाँ पर अवक्षय परत, ठीक है, ये क्या होती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग से बनता है 2 नंबर का कि अवक्षय परत क्या होती है। तो अभी हमने एक डायग्राम आप लोग को दिखाया था, यहाँ पर फिर से एक बार हम बना दे रहे हैं डायग्राम, इस तरह से था हमारा, ठीक है, देखिएगा थोड़ा, ये था, और हमारा इधर लगा हुआ था साइड में, यहाँ पर ये बीच में एक हमने काटा था कि इधर मेरा पी था और इधर क्या था एन। तो ये जो दोस्तों ये बीच में बन रहा है ना, ये एरो, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये होती है मेरी, क्या होती है, अवक्षय परत, ये वाली, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत, ठीक है, ये होती है मेरी अवक्षय परत। तो अगर अवक्षय परत पूछा रहता तो ये डायग्राम बना के आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ताकि समय भी थोड़ा कम है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी आप लोग के लिए मैं PDF तैयार करना है। तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और मिलते हैं नई वीडियो में एक अच्छे टॉपिकों के साथ। और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।